आपको मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समापन के बाद एक नया चैप्टर हमें सीखना है। कौन सा भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुए हैं। अब देखो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे वह मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, आप इसको एक मिनट भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए अब जितने भी फैक्चुअल जानकारी हम बताते चलेंगे, कहानियाँ सुनाते चलेंगे, आप एकदम तन मन धन से एकदम इसको सुनिएगा, इसका आचरण कीजिएगा, और जितनी बार हो सके उतनी बार आप पढ़िएगा। ठीक है, और नहीं तो बाबू क्वेश्चन अगर हु बहू लड़ जाएगा तो फिर हमसे बात मत कीजिएगा। हाँ, मान लो पढ़े ही नहीं, हम तो हमारा काम है बता देना, हम बता दिए, अब पढ़ो ही मत। अब दिखाए ना बीपीएससी का क्वेश्चन सब पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, हमका झूठ बोल रहे हैं। देख लो नोट्स में ही सब कुछ लिखा हुआ है। कराची अधिवेशन पूछ ही लिया आपकी बार 69 बीपीएससी। कराची अधिवेशन 1931 पहली बार मौलिक अधिकार देने की बात कब चल रही है? बोलो, कराची अधिवेशन 1931 है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब ना याद करोगे तो याद तो किसी कीमत पर आपको करना होगा। आइए भाई, नया चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है इसमें? सबसे पहले सीखना है कि इसके जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, इसके कुल कितने चरण चले। चरण मतलब स्टेप कितने हुए हैं। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये कितने चरणों में चला है। दूसरा, जब हम यहाँ पर चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो इसमें कौन कौन सी विचारधारा हमको दिखाई दे रही है। फिर हम देखेंगे कि विचारधारा जब आएगी तो जाहिर सी बात है कि हंसी मजाक के लिए तो आएगी नहीं, वो किस लिए आएगी? आंदोलन के लिए आएगी। तो हमें अलग अलग आंदोलन भी देखना है। वो आंदोलन ऐसे ही थोड़ी ना, फर्जी आंदोलन थोड़ी ना हो रहा है। आंदोलन से हमें कुछ मकसद है। क्या हमें आंदोलन से चाहिए? भारत की स्वतंत्रता। भारत की फिर हमें क्या मिलेगी? स्वतंत्रता। तो हम अलग अलग चरणों पर चलेंगे, कौन कौन सा चरण हुआ है। फिर हम चलेंगे कि कौन कौन सी विचारधाराएं हमको दिखाई देती हैं। अब विचारधाराओं में भी अगर आप प्रवेश करिएगा तो कौन कौन सी विचारधारा प्रमुख विचारधारा है। ऐसे तो है बहुत सारी विचारधारा, लेकिन उसमें भी हमको कौन कौन सी विचारधारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सीखना है। तो सबसे पहले आएगा उदारवादी विचारधारा, फिर आएगा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। अब राष्ट्रवाद की भावना आएगी हमारे अंदर। फिर आएगा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, समझ रहे बात को। उसके बाद आएंगे गांधी बाबा, गांधीवादी विचारधारा। तो हमें कुल इतनी विचारधाराएं कम से कम सीख लेनी चाहिए ताकि हमारा जो जीवन है वो सुधर जाए। ठीक है, तो चलते हैं भाई। सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हमने पहले कल ही बताया था आपको कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो कांग्रेस के गठन के साथ साथ हो चुकी है। और हमारा मेन मुद्दा क्या है? भारत की आज़ादी। कालखंड की बात करें तो 85 से लेकर 1947 कांग्रेस का हमने पढ़ ही लिया है। कांग्रेस का गठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी। समय के साथ साथ इसकी विचारधाराएं भी बदलते रही हैं। अब कौन कौन सा है यहाँ पर चरण चलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में आप बांट के अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो चरण आया है उसको हम लोग कहते हैं, प्रथम चरण को उदारवादी चरण। ये कब से चला है? तो 1885 से लेकर 1905। इसके बीच के जितने भी नेता लोग होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे जो इस विचारधारा से प्रेरित है, तो उदारवाद का मतलब क्या है? उदारवाद का मतलब आम बोलचाल की भाषा में यदि समझाना है, उदारवाद का मतलब क्या है? मान लो कि कोई लड़का है हमारी क्लास में, फटा हुआ जीन्स ऐसे पहन के आया हुआ है। ठीक है, कोई लड़का है एकदम सूट बूट टाई में पहन के आया है। कोई लड़का है अपना अलगे फैशन करके आया हुआ है। हम सबको स्वीकार कर रहे हैं, बाबू आओ बैठो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी कौन सी विचारधारा है? उदारवादी। ये सबको हम मौका दे रहे हैं। तो हम किस विचारधारा से ओतप्रोत हैं? उदारवाद से। उदारवादी विचारधारा जो होती है सबको लेकर चलने की बात करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि ना ना ना, जो हमने नियम बना दिया वही नियम लागू होगा, जो हमने डिसाइड कर दिया कि यही ड्रेस पहन के आना है तो वही पहन के आना है, ये क्या उदारवाद है? आपको क्या लग रहा है कि 1885 से लेकर 1905 का जो समय चलेगा अंग्रेजों से जाके बकौती कीजिएगा?
पटक के मारेगा वहीं पर। वो तो भाग मनाओ कि 85 में तुम्हें को संगठन बनाने की आज़ादी दे दिया है। तो यहाँ के जितने भी नेता हैं वो जानते हैं कि बाबू अंग्रेज जो है धो धो के मारेगा। इससे ज़्यादा बढ़िया है कि शांति से बात करेंगे हम इससे। तो शांति से बात करने का मतलब क्या है? 3P पॉलिसी लागू करेंगे। 3P पॉलिसी का मतलब सबसे पहले याचना करेंगे, प्रेयर। हे मालिक, ये हमारे कष्ट हैं, आप दुख दूर कर दीजिए। ये होता है याचना करना। अब मालिक के ऊपर है, मालिक दुख दूर करेगा कि नहीं करेगा वो जाने, है कि नहीं। दूसरा यहाँ पर था प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करेंगे। क्या खूनी संघर्ष हो रहा है ना, झंडा लेके हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। समझ गए बात को। ये होता है प्रोटेस्ट। और एक होता है पेटिशन। पेटिशन का मतलब प्रार्थना पत्र। हे दयावान, हे माय लॉर्ड, आप हमारी बातों को स्वीकार कर लीजिए। समझ गए। तो यहाँ पर जो कालखंड चलेगा उदारवादियों का, वह किस नीति पर चलेंगे? तो 3P पॉलिसी पर चलेंगे। सबसे पहला पी क्या है? प्रेयर। अंग्रेजों के सामने प्रेयर करिए, या फिर उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कीजिए। प्रोटेस्ट भी कैसा होगा? कैसा प्रोटेस्ट होगा? खूनी होगा ना, प्यार से, अहिंसक तौर पर। हिंसा करोगे पटक पटक के जेल में मारेगा, हिंसा नहीं करना। दूसरा चीज पेटिशन, प्रार्थना पत्र दीजिए, अंग्रेज आपकी बातों को जरूर है सुनेगा। तो उदारवादी के जो नेता थे, बड़ा बुद्धिजीवी थे, बड़का बड़का बैरिस्टर है, वो जानता है लोग कि कौन सी पॉलिसी अपनाओगे तो धीरे 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 अंग्रेजों पर दबाव बना सकते हो। इसीलिए पहला जो फेज चला है वो कैसा चला है? उदारवादी चरण। क्योंकि अभी आप दबाव उसके ऊपर नहीं बना सकते। ठीक है, लंबा समय है 1885 से लेकर 1905 का। अब हम में क्या आ गया है? आत्मसम्मान की भावना धीरे धीरे जाग रही है। जाग रही है ना जी, सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो जब जुड़ेंगे तो क्या आएगा? द्वितीय फेज, सेकंड चरण आ जाएगा। द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1900। इसमें भी देखो, राष्ट्रवाद तो है लेकिन उग्र राष्ट्रवाद की भावना आ गई है कि अब हमको चाहिए आज़ादी। चाहिए ना जी, लेकिन कैसे चाहिए? हमें न्याय चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम 3P पॉलिसी जो है ना, अब बार बार कह रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। 3P पॉलिसी को हम नहीं मानते हैं। अनुनय विनय का जमाना गया, बहुत हो गया तुम्हारे साथ। अनुनय विनय का मतलब कि हे मालिक आप दे दीजिए, हम ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर संवैधानिक रूप जो आपने तैयार कर रखा है उसको भी हम नहीं मानते हैं। ये उग्र लोग है भाई, इसीलिए ये अतिवाद का चरण इसमें कहा जाता है। अति कर रहा है लोग। 1919 का समय आ चुका है, अति कर रहे थे, अंग्रेज आके थूर दिया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया ना। अब ये लोग और भड़क गया, और इंडियन भड़क गया है। अरे पगला गए हो, कब से हम तुमको प्यार से समझा रहे थे, तुम उल्टा हम ही को मार रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। हम लोग हैं कि प्यार से समझाया जा रहे हैं। अब जो चरण चलेगा वो कैसा चलेगा? खूनी संघर्ष, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ये इस समय का जो चरण चल रहा है, द्वितीय चरण में ही, इस समय खूनी संघर्ष अब चालू हो जाएगा। हालांकि इसके बाद हम लोग तृतीय चरण में गांधीवाद का युग देखेंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अब जितने भी नेता लोग हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, जैसे अपना देखो चंद्रशेखर आजाद हो गए, इसी चरण में आएंगे। लेकिन गांधी जी एक गांधी जी अपना विचार लेके चल रहे हैं, एक ही लोग अपना एक विचार लेके चल रहा है। ठीक है, लेकिन हालांकि विचार के मामले में कहा जाए तो ज्यादा प्रभावी कौन था? गांधी जी थे। इसीलिए इस चरण का नाम हमने रख दिया है गांधीवादी चरण या फिर गांधी युग। गांधी युग कब से आप देखते हैं? 1919 से लेकर 1947। अब जहां जाओगे वहां गांधी बाबा नजर आएंगे, बिना मतलबों के नजर आएंगे। ठीक है, इसीलिए गांधी बाबा का थोड़ा दबदबा हो गया। इसके लिए गांधीवादी विचारधारा से हम ओत प्रोत करके तीसरा चरण को हम मान के चलते हैं। समझ गए बात को। तो पहला जो चरण है वो कौन सा है? उदारवाद। दूसरा है उग्र राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद आएगा तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह यहाँ पर छिटपुट होगा। माने ठीक है, प्यार वाला हिसाब किताब अब नहीं चलेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हथियार भी उठाएंगे। और तीसरा जो चरण चलेगा इसमें गांधी जी का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो गांधीवादी विचारधारा यहाँ से दिखाई देगी। काम खत्म। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर जो ये विचारधाराएं चल रही हैं
तो हर एक पर थोड़ा सा हम लोग बारीकियों से नज़र डाल लेते हैं। उदारवादी विचारधारा जो होती है ये उदार प्रवृत्ति की होती है, सबको लेके चलने की बात होती है। नीति जो होती है अनुनय विनय की होती है कि प्यार से, भाई सामने वाला मालिक है, हम नौकर हैं, तो क्या कर सकते हैं, उसके सामने 3 मांगे रख सकते हैं। या तो हम प्रेयर कर सकते हैं यानी याचना कर सकते हैं, या फिर हम उसके सामने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम नाराज हैं। बच्चा देखें छोटा सा बाबूजी से नाराज होता है तो क्या करता है, रूस के बैठ जाता है कि नहीं। तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद से पिटीशन, प्रार्थना पत्र। अब वही में बाबूजी जो होंगे यहाँ पर मान लो रूस के बैठे हो, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो कि हम जाइए, हम रूस गए हैं आपसे, तो ये कोनो बाबूजी होते हैं पटक पटक के मार देते हैं, है कि नहीं। तो अंग्रेज इस समय पटक के मारने वाला है, ज़्यादा ताम झाम नहीं। तो लोग बहुत बढ़िया से इस बात को जानता है। अच्छा, उदारवादी नेता जो है संवैधानिक तरीके से देश को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, नियम कानून से, जोर जबरदस्ती से नहीं, धीरे धीरे ही सही हमको आज़ादी मिले, लेकिन हम संविधान के नज़रिए से हमको मिले। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था से इनकी आस्था थी, वो लोग मानते थे। हमने शुरू में भी बताया था कि अंग्रेज इतने भी बुरे नहीं हैं जितने कि हम लोग सोच रहे हैं। इनकी न्याय व्यवस्था बहुत सही है, तो हम इनकी न्याय व्यवस्था में लोग आस्था रखे हुए हैं। महत्वपूर्ण नेता की बात करें इस जमाने का तो कौन कौन है, तो सबसे पहला नेता याद करिए दादा भाई नरौजी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, सुब्रमण्यम अय्यर, महादेव गोविंद रानाडे, ये सब लोगों का नाम याद करिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि ऐसे कुछ महान नेता लोग हैं जो उदारवादी चरण के नेता माने जाते हैं। कम से कम कुछ लोगों का तो नाम आपको कंठस्थ कर ही लेना चाहिए। जैसे ये बाबा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। कहानी सुनाएंगे क्यों राजनीतिक गुरु हैं, क्यों महात्मा गांधी ने इनको अपना गुरु मान लिया था, इसके पीछे का बहुत बड़ा कहानी है। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं उग्र राष्ट्रवाद के बारे में। उग्र राष्ट्रवादी लोग कहता है कि अगर जरूरत पड़ गई तो हम किस पर उतर जाएंगे, हिंसा पर उतर जाएंगे। प्यार मोहब्बत का जमाना गया, अब हमको जरूरत पड़ेगी तो अब क्या करेंगे। अच्छा, हाई लोग कौन है, ये लोग जवान लोग है, जवान है नहीं, ये कौन है, बुढ़वा लोग है। अब बुढ़वा लोग को खूनी संघर्ष थोड़ी ना करना है, बुढ़ावती में खूनी संघर्ष नहीं होता। ऐसे देखें, बुढ़वा लोग जल्दी लड़ाई करना पसंद करता है नहीं, थोड़ा सा बोला बोली हो जाएगा, लेकिन कब मार धाड़ होगा एकदम पटक पटक के नहीं। क्यों, क्योंकि वह उस लेवल पे पहुंच गया कि विचारों की अब लड़ाई चलेगी, विचार से लड़ाई होगी। आप देखिए बूढ़ा लोग जो होगा वो विचारों से लड़ेगा, वो शरीर से नहीं लड़ेगा। शरीर से कौन लड़ता है, युवा लड़ता है। तो जो सेकंड फेज जब आया है, जो सेकंड फेज आया उग्र राष्ट्रवाद, इसमें कौन है, युवा वर्ग है। तो युवा वर्ग क्या करेगा, हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा, तुम एक तबड़ाक मारो हम 4 तबड़ाक खींच के आएंगे। तो इसीलिए युवा वर्ग है ये ये उग्र प्रवृत्ति है। और उग्र प्रवृत्ति के लोग कभी भी प्रेयर, पिटीशन और जो प्रोटेस्ट है उसको नहीं मानेगा। अनुनय विनय का जमाना गया, बहुत हो गया प्यार मोहब्बत। यहाँ पर आएगा संवैधानिक रूप, जो आप बार बार कह रहे हो कि देश हमको आज़ादी मिल जाएगा संविधान से, वो ना मिलने वाला है। अंग्रेज नहीं सुनेंगे आपकी बात को। इसीलिए उग्र राष्ट्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय किसको जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े आदमी हैं, महत्वपूर्ण नेता, बहुत बार बार आपसे पूछेगा, इनका नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र। इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय, कुछ नेता हैं इस समय के उग्र राष्ट्रवाद वाले। लाला लाजपत राय पंजाब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। बिपिन चंद्रपाल बंगाल के क्षेत्र से आ रहे हैं, और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अरविंदो घोष, ये भी बंगाल से ही आ रहे हैं। तो क्या बन गया, ये हो गए पाल साहब, ये हो गए लाल साहब, और ये हो गए बाल साहब। तो लाल बाल पाल, है कि नहीं, है ना, गरम दल है। तो गरम दल के सारे नेता हैं। गरम दल का मन एकदम गर्मिया के रह रहा है, जरूरत पड़ेगी तो हम हिंसा भी करेंगे। और नरम दल वाला क्या कर रहा है कि प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, प्यार से, संविधान के तरीका से हमको आज़ादी मिलेगी। अच्छा, एक बात हम बार बार हम बोलेंगे, इनका उपाधि है ये पंजाब केसरी की। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी क्यों कहा जाता है, केसरी का मतलब एक दिन समझा भी रहते हम,
केसरी जब शब्द लिखेगा तो इसका मतलब क्या होता है? केसरी का मतलब होता है सिंह। जो व्यक्ति सिंह की तरह दहाड़ता हो, चिल्लाता हो, मांग रखता हो, उसको क्या कहते हैं? केसरी। एकदम सिंह की तरह। नहीं कोई आदमी होता है अपने नाम के पीछे देखिएगा लिखेगा सिंह। सिंह का मतलब क्या, वो जंगल वाला सिंह हो गए? नहीं ना। सिंह का मतलब बहादुर हैं हम चिल्लाते हैं, हम आज़ादी की मांग को रखते हैं मजबूती के साथ। ठीक है, तो उसी आदमी को क्या कहा जाएगा? केसरी। चूंकि पंजाब वाले क्षेत्र से आ रहे हैं तो क्या बन जाएंगे? पंजाब केसरी। है कि नहीं? तो बिहारों से तो कोई होगा। बिहार केसरी किसको कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। है कि नहीं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कोई बात है, दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? अब आइए, उग्र राष्ट्रवाद की उत्पत्ति क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? कांग्रेस जो बना हुआ है यह आम जनमानस से दूर हो चुका है। कांग्रेस श्रमिक वर्ग से भी दूर हो चुका है। प्रारंभिक कांग्रेस को आप देखिए ना, शुरुआत से ये राष्ट्रवाद की भावना इसमें है ही नहीं है। ये तो अंग्रेज का चापलूस बने हुए हैं, माने इसमें अराष्ट्रवादी भावना हमको दिखाई दे रही है। इससे जनता संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट का भाव इसके साथ जुड़ गया है। अब इसी समय थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को यदि आप देखिए तो मिस्र को स्वतंत्रता मिल चुकी है, फारस की स्वतंत्रता मिल चुकी है, टर्की को स्वतंत्रता मिल चुकी है। 1896 में आरबीसिया ने टर्की को पराजित किया था। 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया है। ये सब क्या है? जापान छोटा देश रूस जैसा देश को क्या कर रहा है? पराजित कर दे रहा है 1905 में। तो ये सारे नेता लोग इस बात को थोड़ी ना है कि नजरअंदाज कर रहे होंगे। इस जमाने का वर्ल्ड वाइड न्यूज चल रहा है कि छोटा सा देश बड़े देश पर अपना कब्जा जमा सकता है, तो हम भारतीय अंग्रेजों पर कब्जा नहीं जमा सकते हैं? भारत छोड़ो, इंग्लैंड पर जाके हम चढ़ाई करेंगे। है कि नहीं? इंग्लैंड पर भी हम चढ़ाई करके इंग्लैंड को भी अपने अधीन करेंगे। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, उसके बाद से बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष इन सारी घटनाओं से प्रेरित हो रहे हैं। और उनको लग रहा है कि जब इतना छोटा देश जापान इतना बड़े देश रूस पर कब्जा जमा सकता है तो हम भी ये कर सकते हैं। बस दिक्कत कहाँ पर है? तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस अभी उदारवादी चरण पर चल रही है, प्यार मोहब्बत की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है, जबकि अंग्रेज हमारे इस उदारवादी प्रवृत्ति को हमारी कमजोरी समझ बैठे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खूनी संघर्ष। जरूरत पड़े तो हिंसा करो। जरूरत पड़ेगी तो अब क्या करेंगे हम? हिंसा। जहां जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, जेल में जाएंगे, मार खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 गो अंग्रेज को पटक के मारेंगे, ये भी है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो ये सब होगा। अब यहाँ पर देखिए, लाला लाजपत राय अपना एक इस समय वक्तव्य जारी कर रहे हैं कि आज तक तुमको क्या मिला भाई, बताओ ना थोड़ा। हमने क्या मांगा था? रोटी। हम तो रोटी मांगने गए थे अंग्रेजों के सामने, और अंग्रेजों ने हमको क्या दे दिया? पत्थर दिया है। आज तक रोटी नहीं दिया। तो उससे उम्मीद क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। और नहीं विश्वास है तो कुछ घटना को देख लो। कुछ घटनाओं को देखना पड़ेगा ना इस समय का। इस समय की घटनाओं को देख लो। बंगाल विभाजन करके दे दिया अंग्रेज हमको, दिया कि नहीं? ये समझा रहा है। फिर कहा कि स्वदेशी आंदोलन जब हम चला रहे थे, अब देखिए स्वदेशी आंदोलन 1906 में छेड़ा गया। कहाँ ले छेड़ा गया है? क्योंकि बंगाल विभाजन हो चुका है। लोगों को लगा कि ये धीरे धीरे हमको बांट रहा है, तो हमें अपनी वस्तुओं को ही अपनाना चाहिए। आर्थिक रूप से अगर हम अंग्रेज को कमजोर कर देंगे तो समझ जाइए कि हम लोग युद्ध को जीत लेंगे। लेकिन कोई भी यह है इस समय का जो आदमी जो ये कह दे कि हाँ भाई हम अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हैं, सशस्त्र विद्रोह भी होगा तो हम करने को तैयार हैं, कोई हमको दिखाई ही नहीं दे रहा। एक आंदोलन खैर आपसे पूछ लेता है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो याद करिएगा 1906 में। बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था? 1906 में। हम बताएंगे इसके बारे में, कहानी है कि टेंशन मत लीजिएगा। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है? 1906 में। सूरत विभाजन 1907 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में।
उसके बाद ये सब प्रमुख घटनाएं हैं इसके बीच का कालखंड 1905 से लेकर 1919 के बीच का कालखंड है। कम से कम डेटा याद कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है? 1914 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना कब हो रही? 1900 बाल गंगाधर तिलक लागू करेंगे। रॉलेट अधिनियम कब है? 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब है? 1919। 1905 से लेकर 1919 के बीच में कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, उसको कम से कम दिमाग में अपना बसा लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। समझ गए? अब आते हैं थोड़ी सी कहानी को समझते हैं, जहां से हमारे लोगों को लगा कि अब राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। कहां से? बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन वह समय है जब लोगों को लगा कि अब हमें क्या चाहिए भाई, अपना एक राष्ट्रवादी भावना होनी चाहिए। और राष्ट्रवाद भी कैसा? उग्र प्रवृत्ति का होना चाहिए। उग्र प्रवृत्ति मतलब प्रबल, कोई कितना भी डिगाना चाहे, हम कहें कि हम भारत के निवासी हैं तो हैं। समझ गए बात? इसीलिए अब आएगा उग्र राष्ट्रवाद की भावना। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन क्यों हुआ है और बंगाल विभाजन से प्रभाव क्या पड़ा है, और बंगाल विभाजन का लास्ट में आप देखिए कि इसका योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे हो गया। इस समय तमाम चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है। तो सबसे पहले हम क्यों का कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो अंग्रेजों से जब पूछा गया कि बंगाल को तुम विभाजित क्यों कर रहे हो, उसने कहा कि भारत का ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे लंबा प्रांत हमको, सबसे बड़ा प्रांत दिखाई देता है, और इस प्रांत को संभाल पाना एक सरकार के बस की बात नहीं है। इसीलिए इसको दो टुकड़ों में बांटकर दो अलग अलग सरकारें यहाँ पर रहेंगी तो काम सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलते रहेगा। समझ गए बात? इसीलिए हमारी जरूरत पड़ चुकी है कि इसको बांटा जाए। 1901 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बंगाल में भारत की लगभग 25% आबादी रहती है। बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका है, तो इनको बांट दोगे तब ना इनके ऊपर कंट्रोल करोगे। फूट डालो और राज करो, है कि नहीं? फीलिंग देखो ध्यान से। उसके बाद से बंगाल में ये सारे चीज आते थे उस समय। उस जमाने का जो बंगाल है उसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, तो पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा उड़ीसा, पूरा बांग्लादेश और दक्षिणी असम। असम, इतने सारे एरिया को मिला दोगे, पूरा क्षेत्र ये मिला दोगे, तब जाके आपका बंगाल बनता था। बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। 25% के आसपास की आबादी केवल यहीं पर रह रही, मैंने 1/4 आबादी तो केवल यहीं पर है, बाकी आबादी अन्य जगहों पर। यहाँ पर समझ रहे हो, 1/4 हिस्सा। तो ऐसे में इनको बंटवारा करना जरूरी है। ये हम नहीं कर रहे, अंग्रेज कह रहा है। अंग्रेजों से पूछा गया क्या तुम धर्म के आधार पर बांटे हो? बोला ना 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 मालिक, धर्म के आधार पर हम कहाँ बांटे हैं, हम तो बांटे हैं जनसंख्या चूंकि ज्यादा हो गई, ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है लोग, इसीलिए हम इसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। समझ गए बात को? तो पूरे बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। एक बंगाल बना जिसको हम लोग कहेंगे पश्चिमी बंगाल, और एक बंगाल बना जिसको हम लोग कहेंगे पूर्वी बंगाल। 2 भागों में बांटा। ये धर्म के आधार पर नहीं बंटवारा हुआ, ये याद रखिएगा, धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था कि धर्म के आधार पर इनको बांट दो। ठीक है? अंग्रेजों से पूछा गया तो उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया इस बात को कि हम धर्म के आधार पर बंटवारा किए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आधार पर बांटे हैं, जनसंख्या चूंकि ज्यादा हो गई थी, बड़ा क्षेत्र है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो 2 भागों में बांटना जरूरी हो गया था। तो पूरा बंगाल 2 भागों में बटा है। एक भाग कौन सा है? पश्चिमी बंगाल, और एक भाग कौन सा है? पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई है और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनाई गई है। ठीक है? अब बात किया जाए तो बंगाल का क्षेत्रफल उस समय अगर बात किया जाए तो कितना था भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,89,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है? 8 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही है पूरे बंगाल में। भारत की जनसंख्या का हमने अभी बताया, भारत की उस समय की जनसंख्या का ये 1/4 था। 1/4 का मतलब कि उस समय भारत की कुल आबादी थी 25 करोड़।
पूरे भारत की आबादी है 25 करोड़, जिसमें से 8 करोड़ की आबादी कहाँ रहती है? बंगाल वाले क्षेत्र में। बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब इसको जब बांटा गया यहाँ से, तो जो पूर्वी भाग है इसमें तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख लोग आ गए। और अब पश्चिमी जो क्षेत्र था इसमें 5 करोड़ 40 लाख लोग आ गए। पूर्वी वाले क्षेत्र में जो 3 करोड़ 10 लाख लोग हैं, इसमें भी अगर ध्यान से देखिए तो 1 करोड़ 20 लाख लोग हिंदू हैं इधर भी, और मुसलमानों की आबादी है 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, अगर इधर आओ 5 करोड़ 40 लाख का अगर बंटवारा कीजिए तो 4.2 करोड़ आदमी हिंदू है और 90 लाख कौन है? मुस्लिम है। लग रहा है कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। धर्म के आधार पर यदि बंटवारा होता तो सारे मुसलमानों को इधर भेज दिया जाता और सारे हिंदुओं को इधर भेज दिया जाता, या फिर सारे हिंदुओं को ये क्षेत्र दे दिया जाता और यहाँ के जितने भी हमारे और अन्य धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म जो भी हो, उनको एक तरफ भेज दिया जाता। तो ऐसा तो है नहीं। इधर वाले क्षेत्र में भी हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, इधर वाले क्षेत्र में भी हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि हम धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किए। और यह विभाजन के पीछे का रीजन बस इतना ही उन्होंने बताया था कि हमें क्या हो रही है, प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, हम सही से सरकार चला नहीं पा रहे हैं, यही कारण है कि हम इसका बंटवारा करने जा रहे हैं। मकसद कुछ और था। ये जो बंगाल है यह विद्रोहियों का गढ़ बन रहा था। विद्रोहियों का गढ़ बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें भाई कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। 1/4 आबादी सीधा सीधा हमसे एकदम विरोध पर आ जाएगी। क्या लगता है? बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए? 101% होना चाहिए अंग्रेजों के नजरिया से, है ना। अब यहाँ पर इसको बांट दिया गया है। अब बंगाल विभाजन के समय, अब क्वेश्चन देखो, फैक्चुअल जानकारी क्या पूछेगा। बंगाल विभाजन का जब समय है, इस समय बंगाल का गृह सचिव कौन हुआ करता था? तो उसका नाम था रिजले। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लीथ फ्रेजर। वर्सराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के समय तक रहा है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद रखिएगा। 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया है। 20 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पारित भी कर लिया गया है। और 16 अक्टूबर 1905 को याद रखिएगा विभाजन प्रभावी रूप से लागू भी हो गया है। लेकिन इसके पीछे 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक आयोजित की गई है कि आगे का कार्यक्रम क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन क्या होगा, बहिष्कार आंदोलन क्या होगा। थोड़ा सा हम 7 वाला डेटा को समझा देते हैं। 19 जुलाई 1905 को विभाजन पेश किया गया कि हम अब बंगाल को बांटने जा रहे हैं। 20 तारीख को ये फैसला भी आ गया, प्रस्ताव जारी भी हो गया अंग्रेजों के द्वारा कि बंगाल का बंटवारा ऐसे ऐसे होने वाला है। ठीक है, विभाजन प्रभावी रूप से कब लागू हो गया? तो 16 अक्टूबर 1900। जब यहाँ पर विभाजन के बारे में सारी जानकारियां हो गई और ये पता चल गया कि अब अंग्रेज बंगाल को बांटेंगे, तो हिंदू तो चुप, मतलब जो हमारे भारतीय लोग हैं ये तो चुप बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रयास करेंगे ना जी। क्या प्रयास करेंगे? तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सबकी मीटिंग बुलाई जाएगी। सारे लोग आइए, बात होगा। क्या बात होगा? कि आज से ही अंग्रेज का जितना भी सामान है नहीं यूज करेंगे। तो क्या चीज यूज करोगे? स्वदेशी। यहाँ तक कि माचिस है ना, माचिस, इहो अंग्रेज ले आके बेचता था यहाँ पर, इसको भी नहीं लेंगे। माचिस हम अपना खुद का बनाएंगे। समझ गए बात को? मैंने इतना तक हो गया था। कपड़ा, अंग्रेज का जो प्रोडक्ट चल रहा है उसको एकदम हम फेंक देंगे, उसके जगह पर क्या होगा? खादी वस्त्र पहनेंगे। तो हुआ कि भाई अंग्रेजों का वस्त्र का बहिष्कार कर दोगे तो आधा आबादी तो नंगे घूमेगा। क्या किया जाए? तो हुआ कि सबको चरखा बांटा जाए, सूत काटिए, उसके बाद से कपड़ा बनाइए, बनाने के बाद अब बेचिए अपना मार्केट में। अब भारतीयों को कहेंगे हम जबरदस्ती कि आपको भाई अपना ही घर का बना हुआ सामान इस्तेमाल करना है, मतलब भारत का ही पैसा भारत में ही रहना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन का मेन मकसद बस इतना ही था। इसमें क्या हुआ रहा है कि आप विदेश के सामान को खरीद रहे हैं, भारत का पैसा कहाँ गया? विदेश में। अब वही विदेशी हमको क्या कर रहा है? बांट रहा है।
क्या सही बात है? नहीं। इसी समय एक आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन, और इसी समय आंदोलन चलाया जाएगा बहिष्कार आंदोलन। कौन सी बहिष्कार? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार। कब का समय है? सन 1905। क्वेश्चन, गांधी बाबा हैं यहाँ पर? बोले नहीं है। कहाँ हैं अभी? तो अभी गांधी जी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। समझ गए? तो गांधी जी नहीं है यहाँ पर। तो कौन सा आंदोलन है जहां पर गांधी भाग नहीं लिए हैं? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। याद रहेगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में गांधी जी भाग नहीं लिए हैं। 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन प्रभावी रूप से लागू हो गया, और लागू हो गया तो इसी दिवस को भारतीयों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। हम शोक में हैं। जन एकता का विकास करने के लिए, मैत्री दिवस मनाने के लिए और रक्षाबंधन दिवस मनाने के लिए भी रविंद्रनाथ टैगोर का श्रेय जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ठीक है, हमारी भौगोलिक सीमा रेखा बंट रही है, लेकिन हमारे मन, हमारे विचार ये थोड़ी ना बट रहे हैं। हमारा भ्रातृत्व जो प्रेम है ये थोड़ी ना बट रहा है। तो एक दूसरे को हम क्या करेंगे? हाथों में कलाइयों में राखी बांधकर हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो रक्षाबंधन का त्यौहार यहीं से शुरू हो गया कि एक दूसरे के ऊपर क्या करिए? हाथों में कलाइयों में राखी बांधिए, है ना। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ही यहाँ पर कौन कौन सा दिवस मनाया गया है? शोक दिवस, जन एकता दिवस, मैत्री दिवस और उसके बाद से रक्षाबंधन दिवस। महत्वपूर्ण कथन है, बंगाल विभाजन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बाबा लोग होंगे उस जमाने के, अपना अपना विचार देंगे, अपना अपना बात कहेंगे। विभाजन एक निर्मम भूल है, गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं। बहुत गलत किए हो, ठीक नहीं किए हो इसको। विभाजन हमारे ऊपर वज्र यानी बम की तरह गिर गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कहा नाम है। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ है। पहले तो लग रहा था कि अंग्रेज बड़ा बढ़िया है, और जैसे ही बंगाल विभाजन हो गया तो बहुत सारे लोग जो हैं अब जाग रहे, सोए हुए थे पहले, अब जाग रहे हैं। कौन कह रहा है? तो महात्मा गांधी। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं, एगो मुस्लिम पत्नी और एगो हिंदू पत्नी, लेकिन मुस्लिम पत्नी हमको बड़ा अधिक प्रिय है। ये कौन कह रहा है? ब्यूम फाइल फुल्लर, उस समय का एक था, वो कह रहा। एक से बढ़ के एक विचारक लोग है। अब इसी समय देखो मुस्लिम लीग जो है, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। बंगाल विभाजन आपको हमने समझा दिया कि बंगाल विभाजन कैसे हुआ है। बंगाल विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है? नहीं। अंग्रेजों के अनुसार किस आधार पर हुआ है? तो प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ है। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ है। लेकिन आपको मालूम है कि बंगाल विभाजन करने के पीछे का रीजन क्या था? बंगाल विभाजन पीछे करने का रीजन क्या था? क्या रीजन था? भारतीयों के अनुसार यदि देखा जाए तो बंगाल विभाजन करने का रीजन क्या था? हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एकता का विकास हो रहा है उसको ध्वस्त कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। खत्म एक ही आधार पर हो सकता है कि इनके बीच में बंटवारा किया जाए। दूसरा कारण ये था कि बंगाल जो है क्रांतिकारियों का गढ़ बनते जा रहा था, तो उनके गढ़ को भी समाप्त करना है, इसके लिए बंगाल विभाजन करना अनिवार्य हो गया था। यहाँ तक की जानकारी से किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। बंगाल 2 भागों में बटा है, एक का नाम है पूर्वी बंगाल और एक का नाम है। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई है, जबकि पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। ठीक है, अभी ध्यान से अगर समझोगे, अंग्रेजों से पूछोगे कि तब बताइए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमने बांटा। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हो गया है। अब प्रभावी हो गया है तो रविंद्रनाथ टैगोर बाबा जो हैं ये इस समय को क्या कह रहे हैं? शोक दिवस, जन एकता दिवस, मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक बुलाई गई है। किस लिए बुलाई गई है? ताकि हम स्वदेशी आंदोलन को शुरू कर सके, बहिष्कार आंदोलन को शुरू कर सके। यहाँ तक की जानकारी याद है? ठीक है, तो बंगाल विभाजन हमने आज आपका कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो क्लास चलेगी उसमें हम लोग मुस्लिम लीग से आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे कहानियां अब आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब एक एक कड़ी को हम जोड़ते हुए चले जाएंगे।